जय हिंद। आज सेकंड क्लास करते हैं केमिस्ट्री की। 40 क्वेश्चंस फर्स्ट क्लास में कवर किए थे। ये हमारी सेकंड क्लास है, तो इसमें 41 टू 80 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है जी। हैवी वाटर हाइड्रोजन जो है ना, वो 3 आइसोटोप्स में है। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला है दैट इज H2O। हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स आर सब the elements, atoms of the element which have the same atomic number but different mass number। एक इसका होता है 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम। एक होता है 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। जो ड्यूटेरियम से वाटर बनता है ना, वो हैवी वाटर होता है। तीसरा होता है 1H3, दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। सो हैवी वाटर जो है ये मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर वो सब्सटेंस है जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में न्यूट्रॉन्स को स्लो करने का काम करता है। मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। यूरेनियम जो होता है ना, उसको एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, ठीक है, और ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन इतनी स्पीड के होते हैं कि ये अगले यूरेनियम में से पास आउट हो जाएंगे, बट उसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो इसका ब्रेकडाउन है वो कॉज नहीं करेंगे। उसको करने के लिए इसको स्लो करना पड़ेगा। ये जो स्लो किया जाता है ये मॉडरेटर करता है। सो अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बता दूं तो एक मेन सब्सटेंस होता है फ्यूल रॉड्स, ये यूरेनियम या प्लूटोनियम की होती है। दूसरी चीज होती है जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको स्लो करना पड़ता है, दैट इज हैवी वाटर, ठीक है, या ग्रेफाइट यूज होता है। फिर हमें कंट्रोल रॉड चाहिए होती है। हर स्टेप पे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है। एक न्यूट्रॉन 3 दे रहा है, 3 आगे 9 देंगे, 9 आगे 27 देंगे, और ये हर स्टेप पे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोल रॉड्स डालनी पड़ती हैं, वो कैडमियम और बोरॉन की होती हैं। सो कैडमियम और बोरॉन कंट्रोल रॉड्स का काम करते हैं। लिक्विड सोडियम हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर सेल टू स्टीम वाटर, जहां वाटर स्टीम वगैरह कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम को हम टरबाइन चलाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो हैवी वाटर जो है वो इस पूरे क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर बनेगा इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर। अगर कंट्रोल रॉड्स आंसर आएगा तो वो कैडमियम और बोरॉन की होती है। एटॉमिक मास यूनिट, जब मैं छोटा था ना तो मैं कई बार सोचता था कि सबसे हल्का एटम जो है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को ही 1 यूनिट लेके सबका मास क्यों नहीं कैलकुलेट कर लेते। हमने कार्बन क्यों लिया, फिर उसके मास को, कार्बन भी कौन सा लिया 12 वाला, और उसके मास को 12 से डिवाइड किया, जो वैल्यू बन के आई उसे हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा। ऐसा क्यों किया? तो इसका रीजन ये था कि अगर हाइड्रोजन जो सबसे हल्का एटम होता है उसको अगर 1 यूनिट मान लिया जाए और उसके कंपैरेटिवली बाकियों का मास निकाला जाए। कंपैरिजन क्यों है? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप कोई सामान लेते हैं, आप बोलते हैं जी 1 किलो सेब दे दो, वो किलो सेब जो है वो किलो उतना ही वेट है, वो कहाँ डिसाइड हुआ? बेसिकली साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो वेट है इसको स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाएगा किलो, और इसके रेफरेंस से वेट लिया जाएगा। तो इसी रेफरेंस का मैकेनिज्म यहाँ पे काम आता है। जब हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाते थे तो सबकी वैल्यू पॉइंट्स में आती थी, याद करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने बोला यार किसी और को बनाते हैं। उन्होंने इसको ट्राई किया। इसके बाद ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन के बाद थोड़ा बहुत बेटर हुआ, बट ये उतना बेटर नहीं हुआ। फिर ने कार्बन, ऑक्सीजन का जो लिया था उसे 1/8 किया था, फिर ने कार्बन का लिया उसे 1/12 किया। जो वैल्यू कार्बन के 12, कार्बन 12 आइसोटोप वाले को लेके 1/12 करने पर आती है, अगर उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट ले लें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट होल नंबर के पास आते हैं, जिनकी वैल्यू को याद करना आसान हो जाता है। जैसे सोडियम का इसी यूनिट्स में जो मास आता है वो 22.9 आता है, जिसको हम 23 लिख लेते हैं, तो हमारे लिए याद करना आसान हो जाता है। इसीलिए रेफरेंस चुना गया कार्बन को, और कार्बन 12 के मास को 1/12 करते हैं। कोल्ड हुआ हुआ है, मुझे थोड़ा सा बोलने में मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा।
वॉल्यूम जो 1 मोल ऑक्यूपाई करता है, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था जब मोल का कंसेप्ट कराया, उसमें बताया। वॉल्यूम 1 मोल जो ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 लीटर होता है। ये तो 1 मोल का गैसियस सब्सटेंस होता है, उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, वो 22.4 लीटर है। आइसोटोप्स कौन से सब्सटेंसेस हैं? आइसोटोप्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनका जो एटम्स हैं, जो एक एलिमेंट के होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग अलग होता है, राइट। देखिए कई बार हम देखते हैं मास नंबर जो है क्लोरीन का लिया जाता है 35.5, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्लोरीन का 35.5 मास होता ही नहीं है। क्लोरीन 2 आइसोटोप्स का बना हुआ है और एक का मास होता है 34 और एक का होता है 36। 34 वाला जो होता है वो 25% होता है रफली, और 36 वाला जो होता है वो रफली 75% होता है। तो हम इसकी एवरेज निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं और वो 35.5 बनता है। ये दोनों आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। एक क्लोरीन होता है 17 क्लोरीन 34 और एक होता है 17 क्लोरीन 36। इनका हम एवरेज निकालते हैं। ये दोनों कहलाते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। फ्लक्स, फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने का काम करता है मेटल से। मेटलर्जी में फ्लक्स डाला जाता है। अगर आप आयरन की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आयरन की एक्सट्रैक्शन में मेन इम्प्योरिटी जो होती है वो होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये कहलाता है गैंग। हम डालते हैं फ्लक्स कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज कर लेते हैं और ये कैल्शियम सिलिकेट बनाता है जिसे स्लैग कहते हैं। और ये स्लैग जो है ये नॉन फ्यूजेबल होता है, मेटल के ऊपर तैरता रहता है। आयरन हैवी होता है, ये उसके ऊपर ही तैरता रहता है और ये वापस आयरन से नहीं जुड़ता, तो इसको निकाल लिया जाता है, सेपरेट कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में जो है वो ऑक्सीजन है। जनरली लोगों को गलती लगती है सिलिकॉन की, बट मोस्ट कॉमन इज ऑक्सीजन, इट इज नॉट सिलिकॉन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देखिए जब 1 2 4 10 एलिमेंट थे ना तब तो उनको याद रखना आसान था। जब एलिमेंट्स बहुत बढ़ गए तो उनको क्लासीफाई करना जरूरी हुआ, उनको ग्रुपिंग करना जरूरी हुआ ताकि उनकी ग्रुप्स के हिसाब से प्रॉपर्टीज याद रखी जाए। सबसे पहले डेबोनियर ट्रायाड्स आए, फिर न्यूलैंड डबल ऑफ ऑक्टेव्स आया, फिर और कोशिशें की गई और लोथरमेयर का अरेंजमेंट था वो आया। उसके बाद जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया, जिसने ये देखा, अभी जो मेंडलीव ने टेबल दिया था तो एटॉमिक नंबर डिस्कवरी नहीं होता, तो उसने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। तो उसने केमिकल पे काम किया था बेसिकली, तो लोथरमेयर ने फिजिकल पे किया था, तो उसने दोनों को जोड़ के लॉ बना दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फर्दर जब और काम हुआ, डिस्कवरीज हुई, तो हमें पता चला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। तो अल्टीमेटली नया पीरियोडिक लॉ बना जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, और वो बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिकली डिपेंडेंट, फंक्शन मींस डिपेंडेंट ऑन देयर एटॉमिक नंबर। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का हो रहा है, Al2O3 को बॉक्साइट कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेसिकली कॉल्ड बॉक्साइट। Heat produced in a reaction is same no matter the reaction takes place in a one step or a multiple steps. जो एंथैल्पी चेंज होता है, हीट चेंज होता है, वो केमिकल रिएक्शंस में कांस्टेंट होता है। आप ए से बी जा रहे हैं, आप सिंगल स्टेप में जाएं या मल्टीपल स्टेप्स में जाएं, नेट रिजल्ट 0 बराबर होता है, इक्वल होता है। दिस कॉल्ड हेस लॉ, इसे हेस लॉ कहा जाता है। सॉल्वेज प्रोसेस जो है वो सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन है। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसकी होती है। बेसिकली जो मेन रिएक्शन है काफी बड़ी है, अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस बोलते हैं इसको। अमोनिया इसमें एक तरह का कैटलिस्ट काम करता है, बट मेन सब्सटेंस जो है वो NaCl है और इसे ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया होता है। और दूसरा सब्सटेंस यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली यूज करते हैं, CaCO3 यूज करते हैं, तो ये आपको Na2CO3 दे देता है और इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो भी निकल जाता है।
तो आप बेसिकली यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी लाइम किल्न होती है, वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करके हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम क्लोराइड के साथ यूज हो जाती है। यहाँ सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ और पानी के साथ मिक्स करते हैं। सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज बेसिकली कॉल्ड ब्राइन, तो वो यूज होता है। हैबर प्रोसेस जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज की जाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, अमोनिया बनता है। दिस इज NH3। तो ये हैबर प्रोसेस जो है ये अमोनिया की प्रोडक्शन में है। सॉल्वेज प्रोसेस जो है अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट इसमें मेजर जो काम करता है वो अमोनिया होता है। फिनोफ्थलीन जो है ना, ये डिटेक्टर है, बेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेस का ट्रीट करेंगे तो पिंक कलर इंडिकेट करता है। वाटर गैस जो है एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो है ये हमारी आजकल जो सैनिटेशन की पाइप्स हैं, हमारे बूट वगैरह के सोल्स होते हैं वो पीवीसी के होते हैं। इसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड है। दिस इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की जब पॉलीमराइजेशन होती है ना, ये बॉन्ड ओपन हो जाता है एक इधर से और ये ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो ऐसे ब्लॉक्स इसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, तो ये एक लंबी चेन बना देता है, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पीवीसी कहते हैं। मेटल ऑक्साइड्स, देखिए जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं, एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम ऑक्साइड को पानी में ट्रीट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, विच इज एन एल्कली। तो जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो एल्कलाइन होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स का फीचर है ये, दे आर एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड की एग्जांपल देता हूँ। कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन से बर्न करो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको पानी में डालोगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बहुत कॉमन यूज होता है। इसमें दो मेन सब्सटेंसेस हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अंदर की बॉटल में जो डाला होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है। जब आप उस उल्टा करके इसको जमीन में मारते हैं तो ये ग्लास बॉटल ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के टच में आ जाता है, और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, विच इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो वॉल्यूम गैस का घट जाएगा, प्रेशर हल्का करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ ए गैस is inversely proportional to volume of gas and this is called Boyle's law। ये Boyle's law कहलाता है। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक से ज्यादा तरीके में, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, लेट मी मेक यू कंफर्टेबल। जब दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा तरीके में कंबाइन करते हैं, लेट्स टेक कार्बन, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इट गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड। And another case, this is the case 1, this is the case 2, carbon combines with oxygen giving you carbon dioxide। Suppose इसमें x1 मास है इसका, ये इसके y1 मास से कंबाइन करता है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और x2 मास इसका y2 मास के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लॉ बोलता है एक का मास फिक्स कर लो, कार्बन का कर लो, इसको x1 है इसको भी x1 बना लो, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा के, या y1 है y1 बना लो। ये इजीएस्ट वे होता है, हम दोनों को 1 बना लेते हैं। सपोज हमने इसको 1 बना लिया तो ये हो जाएगा y1 बाय x1, इसको 1 बना लेंगे, ये बन जाएगा y2 बाय x2। बोलता है इसको फिक्स कर लो, एक को अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो दूसरे दो सब्सटेंसेस बनते हैं, उनका जो रेशो होता है, इसका रेशो और इसका रेशो, ये रेशो जो होगा, ये रेशो सिंपल होल नंबर रेशो होगा, सिंपल रेशो होगा। दिस इज द लॉ। सो लॉ बोलता है कि अगर आपने दो सब्सटेंसेस एक से ज्यादा तरीके से कंबाइन करते हैं तो रेशो जो होता है एक के फिक्स करने पर दूसरे का, वो सिंपल होल नंबर रेशो होता है। अगर आप इसको फिक्स करेंगे तो इसका रेशो जो बनेगा वो भी सिंपल होल नंबर रेशो बनेगा। सेम नहीं होंगे बट होंगे सिंपल होल नंबर रेशो।
दिस कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी तरह लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी है, वो फिर कभी बताएंगे। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को कहते हैं। सो प्रोड्यूसर गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन पे काम शुरू किया था कैथोड रेस पे विलियम क्रुक्स ने, और वो ज्यादा काम नहीं कर पाए। बाद में उसको ज्यादा डिटेल में स्टडी किया, उस प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी किया जे थॉमसन ने। सो क्रेडिट गोज टू जे थॉमसन। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्रेडिट चला जाता है जे थॉमसन को। PV इक्वल टू nRT, दिस कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसे आइडियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तभी ट्रू होती है जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। ये कंडीशंस ना हो तो ये लॉ अप्लाई ही नहीं होता। ये सिर्फ आइडियल कंडीशंस पे ही होता है, ये रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं होता, ये आइडियल कंडीशंस पे अप्लाई होता है। टेक्निकली हम बोलते हैं आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा खाली है, बट इट इज ऑलवेज फुली फिल्ड, बिकॉज अगर आधा पानी है तो आधी हवा होगी। सो टेक्निकली इट इज नॉट always full, it is basically. Species having the same number of atoms and same number of electrons are called isosters. अगर आप कार्बन को देखें, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन में 8 होते हैं, और 8 और 8 16 हो गए, 16 और 6 22 हो गए, 16 4 20 और 2 22, राइट, ठीक है, 22 ही हुए। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 और 7 14, 14 और 8 ऑक्सीजन के, ये भी 22 हो गया। सो स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स देखो इसमें 3 एटम है, इसमें भी 3 एटम है। सो दे हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। मैटर में वेव की नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ये पहली बार जिसने सही तरह से समझाया उन्हें डी ब्रोगली कहा जाता है। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसे डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। जो केमिस्ट्री जानते हैं, 11th 12th का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू, दिस द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। E इक्वल टू एच न्यू है, न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट को है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया था। हमें पता है जो भी हम मेजर करते हैं, अगर आप वेव्स को मेजर करेंगे तो वेवलेंथ जो होती है, डिस्टेंस वेवलेंथ में शो किया जाता है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, तो लैम्डा इंटू 1/t हो जाएगा लैम्डा न्यू। इसका मतलब है कि न्यू किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा c बाय लैम्डा, ये हो जाएगा h c बाय लैम्डा। दूसरा हमारे पास है आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कर लिया उसने, h c बाय लैम्डा इज इक्वल टू m c स्क्वायर, एक c कट गया, लैम्डा आ गया h बाय mc which is mass into velocity जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो it become h by v. This is called the de Broglie equation. डी ब्रोगली ने बेसिकली वेवलेंथ और मास को रिलेट ही कर दिया आपस में, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगलीज इक्वेशन. नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन ए एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. देखिए एटम के बहुत सारे मॉडल आया, थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया. अब हमारे पास जो नया मॉडल है वो वेव मैकेनिकल मॉडल है, जैसे क्वांटम मॉडल भी बोलते हैं. और क्वांटम मॉडल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यूज करके बताता है. और उसने 4 क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज प्रेजेंटेड बाय एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स. किसी भी एटम के अंदर सपोज सोडियम लेते हैं हम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी केस में उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे. किसी भी केस में
नहीं होंगे। अदरवाइज इट मीन्स कि अगर एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन ने ले लिया चारों वैल्यूज, सो नो अदर इलेक्ट्रॉन कैन टेक दैट वैल्यू और ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सक्लूडेड, exclusion from taking that value. That is the reason it is called Pauli exclusion principle. लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड बेसिस की बहुत सारी डेफिनेशंस आई बहुत सारी ये बात है कि कोई डेफिनेशन सारे एसिड बेसिस को इंक्लूड नहीं कर सकती। पहले बेसिक थ्योरी आई जो ओल्ड कन्वेंशनल कंसेप्ट था, एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वी होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, एसिड जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, बेसिस जो होती हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती हैं। इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज आई। फिर उसके बाद ब्राउनस्टेड-लाउरी का कंसेप्ट आया, एरिहाइनस कंसेप्ट आया और लास्ट में लुईस ने कंसेप्ट दिया, ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। अमोनिया जो है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दे सकता है, ये बेस है जो ले सकता है। एसिड जो होगा वो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। So acid can accept a pair of electrons and base can give a pair of electrons. मगर इस थ्योरी के साथ भी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि इसने जहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इसने हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाले को एसिड बेस कंसेप्ट में डाल दिया, विच इज प्रैक्टिकली नॉट ट्रू। तो लुईस कंसेप्ट में भी काफी सारे एरर्स जनरेट होते हैं। एक्टिव मेटल्स वो हैं जो बहुत रिएक्ट करती हैं, और जब भी रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी हम उसको उतना एक्टिव बोलते हैं। जितनी एक्टिव मेटल होगी वो एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगी, वैसे तो मेटल्स हाईली एक्टिव होगी तो ठंडाई में ही रिएक्ट कर जाएगी, कोल्ड एनवायरनमेंट में ही रिएक्ट कर जाएगी, बहुत कम टेम्परेचर पे ही कर जाएगी, और इवन पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी। तो मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करें या वाटर के साथ अलग अलग कंडीशन में रिएक्ट करें, जनरेट तो हाइड्रोजन ही करते हैं, दे लिबरेट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की टेस्टिंग क्या है, अब हाइड्रोजन को अगर आप फ्लेम के पास लाएंगे तो पॉपिंग साउंड के साथ चलेगा, एक फड़क करेगा और पूरी हाइड्रोजन जल जाती। तो दे ऑलवेज बर्न विद ए पॉपिंग साउंड। टेफ्लॉन एक टेट्राफ्लोरोइथीन एक मोनोमर होता है। ये मोनोमर जो है इसकी भी उसी तरह पॉलीमराइजेशन हो जाती है जैसे अभी मैंने कराया था। सेंट्रल का बॉन्ड खुल जाता है, ये एक और ये एक, एन ये होते हैं और एन ये बन जाते हैं और ये हमारी लॉन्ग चेन बन जाती है। इसको टेफ्लॉन बोलते हैं। इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन, और टेफ्लॉन कोटिंग जो होती है, नॉन स्टिक पैन्स होते हैं जितने, वो सारे टेफ्लॉन कोटेड होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जो हम सीमेंट यूज करते हैं उसका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। दूसरे नंबर पे इसमें सैंड होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मोलैरिटी बेटर है या मोलैरिटी बेटर है? मोलैरिटी और मोलैरिटी में मोलैरिटी बेटर है भाई, क्योंकि ये यूज करती है मास को, जबकि मोलैरिटी यूज करती है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, मास के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मोलैरिटी बेटर रिप्रेजेंटेटिव है कंसंट्रेशन का। लास्ट क्लास में मैंने कंसंट्रेशन के बारे में हिंट दिया था। बॉन्ड एंगल वाटर का, देखिए वाटर में जो ऑक्सीजन होती है ना, हम बहुत सारा टेक्निकल पार्ट पढ़ रहे हैं। दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन जो होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, मगर इसमें दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर रिपल्शन जो होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी से लोन पेयर की रिपल्शन जो होती है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है, एंड इट इज मोर देन बॉन्ड पेयर। सो सबसे कम रिपल्शन इनके बीच में रह जाती है। ये बेचारे सिकुड़ जाते हैं और एंगल घट के 104 डिग्री 5 मिनट 104.5 डिग्री रह जाता है, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। सिनेबार मरकरी का हो रहा है भाई, HGS को बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड को सिनेबार कहा जाता है। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, कल की क्लास में भी हमने किया था, इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में बताया था। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं ना, एक हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, एक एटॉमिक बॉम्ब होता है। एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन होती है। यूरेनियम या प्लूटोनियम जो उसमें हम फ्यूल यूज करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है
और वो छोटे एटम्स में बेरियम क्रिप्टॉन में टूटता जाता है और साथ नए नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, वो आगे फिर उसको कॉज करते हैं और कंटिन्यू रहता है। जबकि सन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बन रहे हैं, सो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज हीलियम। सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं सन में, और वही इसकी एनर्जी का, इसमें मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जो मास डिस्ट्रॉय होता है वो एनर्जी का, उसी वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने को देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फर्क है। ऑक्सीडेशन जो है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनका जो लॉस होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। लेमन जूस, citric acid, acids have pH less than 7, so it will have a pH which will be less than 7. ब्राइन मैंने अभी बताया, सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन। जो हमने अभी अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस की थी वो यही ब्राइन ही यूज होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें। गैलीना लेड का हो रहा है, लेड सल्फाइड को गैलीना कहा जाता है, लेड सल्फाइड इज कॉल्ड गैलीना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है जो शेयर्ड पेयर को, जो बांटा जाता है उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है, और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकंड इज ऑक्सीजन। कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ये मैंने अभी बताया था कि सोडियम को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे सोडियम ऑक्साइड बनेगा, उसको पानी में ऐड करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा विच इज एल्कलाइन सोडियम, उसी को कास्टिक सोडा कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ना, देखिए प्लांट ऑयल जितने भी प्लांट ऑयल्स हैं सारे मोस्टली अनसैचुरेटेड होते हैं। सो अनसैचुरेटेड जो प्लांट ऑयल्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उनसे कोई खाने की चीज बनाएंगे तो उन अनसैचुरेटेड प्लेसेस पर जहां डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन जगह पे बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं बड़ा इजीली उस फैट मॉलिक्यूल को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको खराब कर सकते हैं। तो खाना खराब जल्दी होता है अगर आप वेजिटेबल ऑयल्स में बनाते हैं। बॉडी के लिए भी अनसैचुरेटेड ही अच्छा होता है क्योंकि बॉडी उसको अच्छी तरह कंज्यूम कर सकती है, मगर खाना ज्यादा खराब होता है। अब उसको बचाने का तरीका क्या है कि डबल बॉन्ड जो है इसको हाइड्रोजन से ट्रीट करके हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बनते हैं और इससे जो चीज बनती है उसको डालडा घी, वनस्पति घी या डालडा घी बोलते हैं। डालडा घी में बनाने से क्या होता है, चीज खराब नहीं होती है। आपने देखा होगा डालडा घी की बनाई हुई मट्ठी जो होती है 15-15 दिन चल जाती है, 20-20 दिन खराब नहीं होती। वो इसीलिए नहीं खराब होती क्योंकि वो सैचुरेटेड होती है। हमारी बॉडी के लिए सैचुरेटेड फैट अच्छे नहीं है, अनसैचुरेटेड फैट ही अच्छे होते हैं। एनिमल फैट्स भी, मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड। इसका सिंपल सा डिफरेंस, एक देसी भाषा में बोलूं तो सिंपल डिफरेंस ये है कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड ही रहते हैं, सॉलिडिफाई नहीं होते। जितने सैचुरेटेड फैट्स हैं, जमने वाला जितना फैट है ना, जम जाता है वो सैचुरेटेड होता है। ये लोकल बंदे के हिसाब से डिफरेंस है, टेक्निकल नहीं आप मान सकते, बट लोकल डिफरेंस ये है कि जो जम जाता है तेल वो हमेशा, वो मोस्टली वो जो तेल होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, और जो नहीं जमते हैं सरसों का तेल, तिल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे जो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। सिल्वर सॉल्ट कौन सा यूज होता है फोटोग्राफी में? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, ठीक है। AgBr, सिल्वर की वैलेंसी -1 होती है, +1 होती है, Br की -1, तो AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नहीं आती थी उसमें यूज होता था, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास का आ जाएगा ये, तो आज यहीं तक करेंगे। प्लीज रिवाइज करें, पढ़ें। देखो यार, सब्जेक्ट्स जो है ना साइंसेस के, बच नहीं सकते आप। SSC के मोस्ट ऑफ द पेपर्स में साइंसेस का एज जो है वो ज्यादा है। 25 में से 9 क्वेश्चन के क्लोज साइंसेस के आते हैं, पूरी हिस्ट्री के मिला के 2 क्वेश्चन आएंगे। पूरी हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न डाल के 2 आते हैं, और साइंसेस के मिला के 3 क्वेश्चन, 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 बायो, 9 आ जाते हैं। JK SSB के सारे पेपरों में
साइंसेस को हायर एज दिया हुआ है, एक सेक्शन बना देते हैं और उस सेक्शन में साइंसेस ही पूछी जाती है, किसी में कोई टॉपिक किसी में कोई टॉपिक, बट पूरी साइंसेस आती होगी तो आती होगी। सो साइंसेस जो है ना, जिन्होंने 11th-12th की साइंसेस छोड़ दी और उन्होंने सोचा कि उसके बिना गुजारा हो जाएगा, तो वो एक गलती थी उनकी। साइंसेस जो है वो सांप की तरह है, उसने वापस आना ही आना। अब आपका अब तरीका ये है कि आप उसे बिल्कुल डट के शुतुरमुर्ग नहीं बनना है, ऑस्ट्रिच की तरह जब खतरा देखा आंखें बंद कर ली, वो वाला नहीं होगा। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू फाइट। और आज आपके पास मौका है कि आप अच्छी तरह साइंसेस पढ़ें। हमारी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए होगी, आप मुझे टॉपिक्स भेज सकते हैं, जो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो जो टॉपिक आपको रिक्वायरमेंट है मुझे मैसेज कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना पाऊँ। एनी हेल्प आई कैन प्रोवाइड, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।